जो इंटरेस्टिंग बात है कि आपने उनको फॉलो किया है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लोग समझते हैं कि उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है जी। लेकिन मैं अपने ज़ाती अनुभवों से ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास चीज़ पर ही आप गांधी जी को फॉलो कर सकते हैं। गांधी जी अगर आपके विचारों में अंदर आ जाएं, आपके जहन में उतर जाएं, तो बहुत सारे ऐसे मरहले होते हैं ज़िंदगी के जिसमें गांधी जी आपका मार्गदर्शन करते चलते हैं। मैं आपके साथ अपने यंगर डेज का एक अनुभव साझा करूं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आदमी को ये नहीं समझ में आता कि इस रास्ते पे जाएं या इस रास्ते पे जाएं। तो ऐसे में ये सोच पाना कि हमको यही रास्ता चुनना है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी बड़े आदमी की जिंदगी के बारे में पढ़ो। अब इत्तेफाक से मेरे हाथ में गांधी जी की किताब लग गई, सत्य के मेरे प्रयोग। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वही गांधी जी के भी एक्सपीरियंसेस हैं। फिर आसानी हुई ये सेलेक्ट करने में कि किस रास्ते पर चले। और ये बात बहुत मजे की है कि उन रास्तों पर चलने में कठिनाई नहीं हुई। बहुत सारे जो मन के झंझट थे कि इधर जाएंगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, उनसे निजात मिल गई और उन रास्तों पे चलने से सुकून भी मिला। और मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने फुलफिल्ड लाइफ लीड की है गांधी जी के रास्तों पर चल के। आपकी क्या उम्र थी जब आपने उन्हें पहली बार? 16-17 साल की उम्र में ये सबके मन में ये सवाल पैदा होते हैं। जी जी, एंड दैट इज द इम्प्रेशनेबल एज। हाँ, वो ऐसी जिसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। हो सकता है कोई और किताब मेरे हाथ लगती, हिटलर की किताब लग जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्य की मेरे प्रयोग मेरे हाथ लगी, मेरे ग्रैंडफादर के कलेक्शन में थी जी। तो मैंने वो किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटते ही मुझे ऐसा लगा कि ये किताब पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है। खासतौर पे वो चीजें जो मुझे परेशान करती थी वो गांधी जी को भी परेशान करती थी। गांधी जी के सामने जब वो साउथ अफ्रीका गए तो एक सवाल पैदा हुआ कि साउथ अफ्रीका में किस तरह की लड़ाई लड़ी जाए। यहाँ से लोग ले गए थे उनको इस उम्मीद में कि गांधी जी हमारे हक में वहां लड़ाई लड़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने तमाम जो राइट्स थे हिंदुस्तानियों के वो सप्रेस कर रखे थे। तो अब गांधी जी के सामने सवाल ये था कि हम कैसे इन राइट्स को रिस्टोर करें जी। तो बड़ा खूबसूरत रास्ता उन्होंने निकाला कि हम पहले पिटिशन देंगे। गांधी जी कमाल की शख्सियत हैं जिनको ये मालूम है कि कितनी दूर जाना चाहिए और कहां तक जाने से बहुत दूर जाना नहीं होता। तो गांधी जी इसकी कमाल की मिसाल है। उनको मालूम था कि इन रास्तों पर चलने से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और बगैर किसी बड़ी परेशानी के। तो उन्होंने पिटिशन का रास्ता चुना। अब जो वहां के तमाम लोकल लोग थे उनको ये लगा कि पिटिशन देने से तो अंग्रेज सरकार मानती नहीं, हम लोग भी पिटिशन देते हैं, ये तो कुछ सुनते नहीं है, हमारी पिटिशन रिजेक्ट कर देते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और अगली बार फिर हम एक पिटिशन देते हैं। तो बहुत से लोगों ने गांधी जी को चैलेंज करना शुरू किया कि भाई मोहनदास ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हारा ये रास्ता हमें नहीं सूट करेगा, हम तो तुम्हें इसलिए नहीं लाए थे यहाँ। अब गांधी जी के सामने ये परेशानी हुई कि अपने सोचे हुए एक अच्छे रास्ते पर चलें या उन लोगों की डिमांड पर अपने रास्ते को बदल दें। तो ये वो मौका है जब गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे सामने उस समय जब मैंने चुनना चाहा तो मुझे लगा कि चाहे ये रास्ता मुश्किल हो, थोड़ा परेशान करने वाला हो, लेकिन इसमें सफलता पाने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं निस्बतन उन रास्तों के जिनको वो लोग चाहते थे कि थोड़ा सा सख्ती बरती जाए, ये कर दिया जाए कि थोड़ा सा हल्की से वायलेंस की जाए। मुझे लगा कि हाँ, बात तो गांधी जी की सही है। और फिर पोस्टेरिटी ने तो बताया ही कि गांधी जी उन रास्तों पर चल के वो कॉन्स्टेंटली खुद को क्वेश्चन करते हैं और जो भी नतीजा हो उसको साफ और सरल कह देते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है। There's been a transparency to all his writings and to his life. So I suppose इस वजह से उनको समझना और फॉलो करना आपके लिए आसान रहा होगा। असल में गांधी जी को आज जो डिस्कशन होता है तो फॉसिलाइज्ड गांधी पे होता है। जी बिल्कुल। और गांधी जी एक लिविंग एंटिटी है। अगर आप अपनी जिंदगी में उतारें तो आपको लगता है कि मेरे अंदर भी एक छोटा सा गांधी है और वो मुझे ताकत दे रहा है। अगर हम उनको फॉसिलाइज कर देंगे तो फिर हम गांधी जी के तमाम विचारों को स्टैटिक मान लेते हैं। गांधी जी ने बहुत जगहों पे लिखा है कि भाई मैं अपने आइडियाज में बराबर बदलता रहता हूँ, मैं इवॉल्व करता हूँ। इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जो बात मैंने यहाँ से 4 साल पहले कही, अब मैं इवॉल्व होकर के यहाँ आ गया हूँ। हाँ, तो वो बात लागू नहीं होगी। वो बात लागू नहीं होगी और आज जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा पकी हुई और अच्छी बात है। और हो सकता है आज से 6 साल बाद मैं इसी विषय में कोई और बात कहूँ
तो वो और मेच्योर और पकी हुई बात होगी। तो गांधी जी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये बात सबको नजर में रखनी चाहिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि फॉसिलाइज्ड गांधी, एक तरीके से हम जिस तरह से उनको आज याद करते हैं, बट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द अपोस्टल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो आज के जमाने में तो ना तो ट्रूथ नजर आता है और ना ही नॉन वायलेंस इतनी नजर आती है। और इन दिनों में तो खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो एंग्स्ट है सोसाइटी में वो वायलेंस की तरफ ही जा रहा है। मैंने इस नजरिए से भी गांधी जी को जांचना पड़ता किसके रहे हैं, क्योंकि वो बार कहते हैं मुझे जांचो परखो, एकदम एक्सेप्ट नहीं कर लो जो मैं कह रहा हूं उसको जांचो परखो। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस, मुझे लगा कि मेरे भी अपने अनुभव हैं और शायद जो लोग पढ़ते हैं सबको लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस, ये गांधी की बड़ी अच्छी बात है कि वो आपके बहुत नजदीक हैं। वो ऐसा नहीं है कि क्राइस्ट की तरह हैं कि क्राइस्ट को छूना मुश्किल है, एक देवता हैं और उनकी पूजा ही करनी चाहिए। गांधी जी आम आदमी हैं, आप उन तक जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी को पढ़ते हुए समझ में आता है कि गांधी जी के जमाने में भी यही एंग्स्ट था, इसी तरह की वायलेंस थी और इसी तरह का ट्रूथ और अनट्रूथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो ऐसा नहीं है कि उनके वक्त से और आज के वक्त में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो गई है। और आज इसीलिए अक्सर लोग सवाल खड़ा करते हैं कि गांधी जी रेलिवेंट हैं कि नहीं है। आज जितने रेलिवेंट है उतने तो शायद अपने वक्त में रेलिवेंट नहीं थे, क्योंकि आज गांधी जी इवॉल्व करके, गांधीयन थॉट इवॉल्व करके यहां तक आ चुका है। और गांधीयन थॉट 1948 में खत्म नहीं हुआ। गांधीयन थॉट जो है वो सोसाइटी में एक्सपेरिमेंटेशन में रहा है और इवॉल्व होकर के यहां तक आ चुका है। तो आज बड़ी जरूरत है गांधी जी की। रही बात इसकी कि वायलेंस और ट्रूथ के बीच में जिस तरह की वायलेंस आज हमको देखने को मिल रही है, इस तरह की वायलेंस गांधी जी के सामने भी थी और उन्होंने बड़े अच्छे समीकरण निकाले थे। चौरी चौरा जिस समय कांड हुआ उसके ठीक पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के 90% नेशनलिस्ट लीडर्स को यकीन था कि आजादी अब आ गई, अब अंग्रेज गए। और ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत इलेटेड थे, अंदर से बहुत खुश थे कि क्या बापू ने क्या तरकीब लगाई है कि अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। ठीक उसी समय चौरी चौरा हो गया और गांधी जी ने फौरन, भाई हम ये आंदोलन वापस लेते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि एक भी राष्ट्र नेता उस समय ऐसा था जिसने ये कहा हो कि बापू आप ठीक कर रहे हैं। हर एक ने गांधी जी का विरोध किया और ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उतने प्रबल विरोध के बीच में गांधी जी खड़े रहे। नॉन वायलेंस मेरा क्रीड है, मेरा कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन से मैं कोई समझौता नहीं करने जा रहा। वायलेंस कहीं भी होगी तो मैं उसको अपोज करूंगा, किसी फॉर्म में भी होगी तो उसको अपोज करूंगा। और ये मूवमेंट वायलेंस से बड़ा नहीं है, हमको नॉन वायलेंट मीन्स को अडॉप्ट करना है। गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया, बड़ी मुश्किल हुई गांधी जी को, हर एक ने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन वही समझ में आता है कि उनके अंदर का जो स्टील था वो इस तरह पका है और तजुर्बों से निकल करके बाहर आया। एक बात गांधी जी बार बार कहते थे कि जिन तरीकों से आजादी अख्तियार करोगे उन्हीं तरीकों का बराबर इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा आजादी को बचाए रखने के लिए। अगर वायलेंट मीन्स से आजादी लाओगे तो आजादी को बचाए रखने के लिए वायलेंट मीन्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नॉन वायलेंट मीन्स से लाओगे तो नॉन वायलेंट मीन्स। आपने इतिहास को कई नजरियों से देखा है, खासतौर पर जो मिडीवल हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं क्योंकि इतिहास का तो हर पहलू हमारे लिए जरूरी है। व्हाट हैज बीन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट देयर? अपनी रिसर्च का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर के शुरू किया जी। और मुझे आते ही मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने स्टेज किया कि मेरी चूंकि साइंस की बैकग्राउंड थी तो उनका कहना यह था कि मैं मेडिवल आर्किटेक्चर पे काम करूं। अच्छा। और उससे मुझे साइंस के बैकग्राउंड से मुझे मदद मिलेगी जी। और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं आर्किटेक्चर को एक बिल्डिंग की एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करूं, वो चाहते थे कि मैं मेडिवल टेक्नोलॉजी में एंटर करूं। अच्छा। कि आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह की इस्तेमाल होती है और किस तरह के उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्डिंग्स में खास तरह के बदलाव आते हैं जी। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग मुझे सिविल इंजीनियरिंग की लेनी पड़ी और उसके बाद मैं तैयार हो गया और मुझे उन्होंने बस फॉरेन फील्ड में उतार दिया और कहा आप जाइए बिल्डिंग्स को देखिए और उनकी टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करिए। उन्होंने कहा रॉयल बिल्डिंग्स पे बहुत काम हो चुका है, आप पब्लिक बिल्डिंग्स पे काम करिए। अच्छा। जो सार्वजनिक उपयोग में आने वाली बिल्डिंग्स हैं। तो उस समय तो हमने बहुत बड़ी फहरिस्त बनाई थी, लेकिन 2 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिन पर खास तवज्जो मैंने दी जी। एक तो कारवां सराय,
ठीक है। कारवांसराय एक ऐसी बिल्डिंग है जो पब्लिक के इस्तेमाल में आने वाली बिल्डिंग है और मिडिवल पीरियड की हॉलमार्क बिल्डिंग है, क्योंकि उसके पहले हमें कारवांसराय देखने को नहीं मिलती जी। ये तुर्कों के हिंदुस्तान में आने के साथ हिंदुस्तान में कारवांसराय का इंस्टीट्यूशन आता है। और दूसरी, उस जमाने में बहुत सारे पुल बने। बड़े मजे की बात यह है कि नदियों पर पुल बनाने का सिलसिला तुर्कों के आने के साथ शुरू हुआ। अच्छा। उसके पहले पक्के पुल नदियों पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर हम तुर्कों के पहले के हिंदुस्तान की बात करें तो पक्के पुल नदियों पे नहीं है। अच्छा। नाव के पुल हैं या टेम्परेरी पुल बना दिया जाए। द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्च है वो भी उनके आने से हाँ, वो अपने साथ ये आर्च लेकर के आए। जी। एक बड़ी मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में आर्च की नॉलेज थी बहुत पहले से। अच्छा। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं पुराने जिसमें आर्च का इस्तेमाल हिंदुस्तान में हुआ था, छोटे छोटे स्केल पे, यानी टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे। लेकिन आर्च का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हिंदुस्तानियों ने नहीं किया। उसकी एक वजह थी, क्योंकि हिंदुस्तानी ज्यादातर अपना काम जो है वो बड़े पत्थरों की बिल्डिंग से करते थे और उनमें आर्च बनाने की गुंजाइश कम थी, ना उनके लिए बड़ा फायदेमंद था। तो जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने आर्च इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आर्च उनका एक हॉलमार्क फीचर था टर्किश आर्किटेक्चर का। जी। और शुरू में अच्छे आर्च नहीं बनते थे, जिसको हम कहते हैं फॉल्स आर्च बना करते थे, आर्च की शक्ल दे देते थे, आर्च की टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती थी। लेकिन बहुत जल्दी एक 100 बरस के अंदर आर्च बनाने की टेक्निक उन लोगों ने परफेक्ट कर ली थी। और फिर हिंदुस्तान में आर्च बनाने की टेक्निक में जो परिवर्तन किए वो कमाल के परिवर्तन थे। अच्छा। उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे एडजस्टमेंट किए और उन एडजस्टमेंट का नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिकली बनने लगे आर्च, अच्छी क्वालिटी के आर्च बनने लगे और उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो जबरदस्त हो गई। तो आर्च बनाने की टेक्निक के साथ ही हिंदुस्तान में एक नई तरह की बिल्डिंग इंट्रोड्यूस हो गई, जिसको हम कारवांसराय कहते हैं। बिल्कुल। ये बिल्डिंग जो है इसमें ज्यादातर हमको आर्च देखने को मिलता है और ये पब्लिक बिल्डिंग के तौर पे उन्होंने बनानी शुरू की। इंस्टीट्यूशन अपने साथ लाए थे, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में इवॉल्व की और बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। तो मेरे स्टडी का सब्जेक्ट ये तय हुआ कि मैं कारवांसराय को केयरफुली एग्जामिन करूं। ये एक तरह से जो पहले मोटेल्स हों इस तरह से उनको देखा जा सकता है। हाँ, काफी कुछ ये मोटेल जैसी चीज होती थी, काफी कुछ। लेकिन मजे की बात यह है कि कारवांसराय मोस्टली उन रूट्स पे बनाई जाती थी जिन पे ट्रेवलर्स ज्यादा चलते हो। जी जी। और बड़े शहरों में, क्योंकि शहरों में बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स के बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पर्शियन ट्रैवलर्स बहुत आते थे, दिल्ली में पर्शियन ट्रैवलर्स बहुत आते थे और यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद करके ले जाते थे। तो उनके ठहरने के लिए कारवांसराय का बंदोबस्त करना होता था। तो बड़े शहरों में और जो ट्रैवल रूट्स हैं उनके ऊपर कारवांसराय बननी शुरू हुई। और इसीलिए हमने अपनी स्टडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो शुरू किया, जो मेडिवल पीरियड में ट्रैवलर्स आते थे उनके ट्रैवल अकाउंट्स हमने एग्जामिन किए जी। और फिर ये सेलेक्ट किया कि जिन रूट्स पर से वो गुजरते थे एक बार उन रूट्स पे मुझे खुद जाना चाहिए। अच्छा। और ये थोड़ा एक्साइटिंग भी था, चैलेंजिंग भी था। और हमने जो So now these routes must be at least 400 or 500 years old. दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद का जो रूट था वो भी बहुत पुराना मुगल रूट है जी। उस पर बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स आया जाया करते थे। मेडिवल ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में इस रूट का बड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। तो मुझे अकाउंट्स में डिस्क्रिप्शन तो मिल गया, अब मुझे ये देखना था कि ये बिल्डिंग्स वाकई हैं या वक्त के साथ खत्म हो गई, और अगर हैं तो इनका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की हैं ये बिल्डिंग्स। तो मैंने दिल्ली और आगरा को सेंटर बना के और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना शुरू किया जी। और इस ट्रैवल के जो रिवॉर्ड्स मिले वो कमाल के थे, क्योंकि मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी कारवांसराय एग्जिस्टिंग स्टेट में मिल जाएंगी, मुझे जिंदा मिल जाएंगी। अच्छा। और कारवांसराय जो ट्रैवलर्स ने So when you say जिंदा मिल जाएंगी मतलब वो आज भी उसी तरह यूज हो रही है? कुछ आज भी वैसे ही यूज हो रही है। अच्छा। और कुछ में वो लोग जो कारवांसराय की देखभाल करते थे, एक कम्युनिटी कहलाती थी भटियारा, आपने नाम भी सुना? बिल्कुल बिल्कुल। भटियारा कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आज भी कारवांसरायों में मौजूद हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि अब मुसाफिरों के ठहरने के, रेलवे के आने के बाद मुसाफिरों के ठहरने की व्यवस्था कारवांसराय में खत्म हो गई, क्योंकि रेलवे ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शुरू कर दी। आप रात को बैठिए, सवेरे बंबई पहुंच गए, जिसके लिए पहले 15 दिन लगते थे। तो कारवांसराय अलग अलग स्टेजेस पे होना जरूरी था, लेकिन स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ये बड़ी कमाल की बात है। और स्ट्रक्चर जो है अपनी अच्छी हालत में इंटैक्ट है, ये भी मुझे देखने को मिला। और एक चीज बहुत मजे की उस पूरे स्टडी के दौरान देखने को मिली
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो धीरे धीरे करके रूट थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो वो जंगल में चले गए और वो जंगल में बर्बाद नहीं हुए। वहां जंगल उगाया, बड़ा घना जंगल है उसके अंदर, लेकिन स्ट्रक्चर इंटैक्ट। उससे कमाल की बात है कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो क्वालिटी है उसका भी एक एविडेंस है कि अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए गए स्ट्रक्चर हैं। एक जहांआरा बेगम की सराय है सूरत के पास, अच्छा। यानी गुजरात और खानदेश के बीच में। उसका बड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ट्रेवलर्स देते हैं कि वो सराय है, बड़ी अच्छी सराय है, उसमें स्वीट्स हैं, दो कमरों के जुड़े हुए स्वीट्स हैं, इस तरह का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। लेकिन रूट वहां से 30 किलोमीटर हट गया, तो अब वो सराय किसी की नजर में थी नहीं। हमारी स्क्रीन पर पीछे जो तस्वीरें आ रही है ये उसी सराय की तस्वीरें हैं। ये जहांआरा बेगम की सराय है, जो जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया और हम उन जंगलों में गए और ये स्पॉट करते रहे कि उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह का देखते हैं कहाँ है, और सडनली हमारे आंखों के सामने। So this must have been so exciting for you कि अभी जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यूरोपियन ट्रैवलर्स को आपने ज्यादा फॉलो किया, तो वो चीजें बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही आपको मिली। 90% वो चीजें मिल गई जो उन्होंने डिस्क्राइब की थी। उससे ये भी प्रूव होता है कि उनके अकाउंट्स फेक नहीं है। उन्होंने बहुत एक्यूरेट डायरीज बनाई थी और अपने अकाउंट्स में बहुत एक्यूरेसी के साथ डिस्क्रिप्शन दिए थे, और जो स्टेजेस उन्होंने दी थी मोस्टली उन्हीं स्टेजेस पे मिली। ये जहांआरा बेगम की जो सराय मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेज उन्होंने डिस्क्राइब की थी, हम उसी स्टेज को लोकेट करते रहे और धीरे 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 हम उस तरफ बढ़ते गए। सडनली वी नोटेड कि अरे सामने तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये वही सराय है। अगर हम एक रूट लें, जैसे जो सिल्क रूट से कलकत्ता तक का रूट है, जो जीटी रोड का रूट है, तो अगर उसके बारे में सोचा जाए तो अभी भी एक रोमांच सा होता है कि हमारे देश की संस्कृति उसी रूट पर ट्रैवल की है, भक्ति मूवमेंट उसी रूट पर ट्रैवल की है ना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारी कल्चर जो है वो उसकी इंटेग्रिटी भी है और उसका स्प्रेड भी है, वो उसी रूट पर है। असल में ट्रैवल रूट्स जो हैं ये हमारे कल्चर के कैरियर्स भी हैं, और हमें बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी इस बीच में देखने को मिली जहां पर कल्चर कंजर्व होता है। कानपुर और दिल्ली के बीच में बिल्डिंग है, वो सराय अजीत मल के नाम से जानी जाती है। अच्छा। एक उस समय के कायस्थ जमींदार थे बड़े, उन्होंने वो सराय, कहते हैं कि वो सराय उन्होंने एस्टैब्लिश की। जब हमने बहुत गौर से उसको एग्जामिन किया, केयरफुली एग्जामिन किया, तो पता चला कि कोई पुरानी सराय थी, उसको अजीत मल ने रेनोवेट कर दिया था। अच्छा। और ये शायद 17th या 18th सेंचुरी में किया हो, एग्जैक्ट डेट उसकी डिसाइफर करना जरा मुश्किल था, लेकिन पूरी बिल्डिंग सराय की इंटैक्ट खड़ी हुई थी और उसके एक हिस्से में भटियारे आज भी मौजूद थे, जिनसे पूछने पर पता चला कि सब लोग कह रहे थे हम 200-250 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सराय ओरिजिनली किसने बनाई, उसका क्या धर्म था, और फिर उसको रेनोवेट किसने किया, उसका क्या धर्म था, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सराय, जैसा कि बाद में समझ में आया कि ज्यादातर स्टेट ने बनाई। स्टेट के अलावा हमें बाद में एविडेंस मिलनी शुरू हुई कि बड़े महाजनों ने बनाई, क्योंकि फिर चैरिटी का काम हो गया ये बनाना, सराय बनाना। शुरू में तो स्टेट का इंटरवेंशन है, बड़े स्केल पे स्टेट बना। these were secular structures. These were secular structures. इसमें हर कौम के, हर फिरके के आदमी को जगह मिलती थी, बिना इस भेदभाव के कि वो कहाँ से आया है, कैसा है। यहाँ तक कि अंदर खाने की व्यवस्था भी सबके लिए अलग अलग होती थी। ये जो एक्सेप्टेंस है एक दूसरे के फेथ की और एक दूसरे के वे ऑफ लाइफ की, ये भी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि सराय में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर से हट के थोड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन पे चले जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलती है। मसलन ब्राह्मण और मुसलमान साथ साथ सराय में ठहरे हैं। ब्राह्मण को किसी काम से पास के शहर में जाना है, उसके पास थोड़ा सामान है, और मुसलमान कह रहा है कि मैं अभी 12 दिन यहाँ रुकूंगा, तो वो अपना सामान उसकी हिफाजत में छोड़ के चला जाता है और लौट करके उससे ले लेता है। ठीक इसी तरह मुसलमान अपना सामान उनकी हिफाजत में छोड़ के चले जाते हैं, भाई इसकी जरा देखभाल करना, और हम लौट के आएंगे, और ज्यादातर केसेस में वो सामान इंटैक्ट उनको उसी तरह से मिल जाता है। आपके एक कॉलीग हैं जो आपके बारे में कुछ हमारे प्रोग्राम में कहना चाहते हैं, तो आइए उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर। जब भी आपसे मिलता हूं, आपको देखता हूं, एक गहरी सकारात्मकता मेरे भीतर आती है, और मैंने बराबर यह महसूस किया है कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके चित्त के निर्माण में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विश्व के महान साहित्य का अद्भुत संयोग है, वरना यह सकारात्मकता आ ही नहीं सकती थी। आपके साथ काम करने का अवसर मिला है और वहां भी मैंने यह देखा है कि जिस गहरी अंतर्दृष्टि, इतिहास दृष्टि और विश्व दृष्टि के साथ आप काम करते हैं वह हमारे समय में विरल है। लगातार अपने साथियों को आगे बढ़ाने का उद्यम करना, उन्हें प्रोत्साहित करना कोई आपसे सीख सकता है। आपसे घंटों कोई चाहे तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य पर, संस्कृत साहित्य पर बात कर सकता है। एक इतिहास के प्रोफेसर का साहित्य में इस तरह होना, दखल रखना एक बड़ी बात है। मुझे लगता है इससे दोनों अनुशासन समृद्ध होते हैं। जिस तरह से आप हमारी जो कल्चर है उसको सहेज रहे हैं थ्रू योर स्टडीज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि ये इन बिल्डिंग्स को जी पंजाब गवर्नमेंट ने एक एफर्ट किया है इनको कंजर्व करने का जी। और दिल्ली पंजाब के रास्ते में जो सराय थी उनको कंजर्व किया गया है। अब बड़ी खुशी की बात है कि वो स्ट्रक्चर्स अब अपनी अच्छी हालत में मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती। जी जी जी। रंग दे बसंती में एक शॉट है जिसमें तमाम लड़के एक छत पर खड़े होकर के जहाज देखते हैं। बिल्कुल हाँ। वो एक सराय की छत है और उस सराय का नाम है लखपत सराय। वो जालंधर और लुधियाना के बीच में सराय है, औरंगजेब की बनवाई हुई सराय है जी। इंटैक्ट है वो सराय, 130 कमरों की सराय है। इतनी बड़ी? बहुत बड़ी सराय है हाँ। और इस वक्त वो एक पंजाबी एग्रीकल्चरिस्ट के कंट्रोल में उसका कोर्ट यार्ड है। अच्छा। और वहां वो अच्छी खेती करते हैं और इस बहाने थोड़ा सा सराय का कंजर्वेशन भी करते हैं। वो मौजूद है, इंटैक्ट है वो सराय। तो एक मिसाल तो मैंने आपको ये दी कि सराय का बहुत तरह से इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल ये भी है। एक और बहुत मजे की बात यह है कि कुछ सराय हमें ऐसी देखने को मिली जो 5 स्टार होटल थी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, उस वक्त भी इस तरह की, उस वक्त भी ये कन्वेंशन था और ये नोशन था कि भाई अमीर लोग आ रहे हैं, इनका आम आदमियों की सराय में गुजारा नहीं होगा, तो इनके लिए जरा एक अच्छी सराय बनवानी चाहिए। और एक बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐसी एक सराय का दिल्ली में मिलता है। पर अफसोस की बात यह है कि अंग्रेजों ने उस सराय को नेस्तनाबूद कर दिया और उसकी जगह टाउन हॉल खड़ा कर दिया। अच्छा, टाउन हॉल मतलब दिल्ली का टाउन हॉल है चांदनी चौक का। जी, जी, जी। वहां पहले एक सराय हुआ करती थी। अच्छा। जो रिजर्व थी सिर्फ पर्शियन ट्रेवलर्स के लिए। अच्छा। और हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि वहां पर्शियन ट्रेवलर्स अपने कालीन गलीचे लेकर के आते थे जो हिंदुस्तान में बड़ी डिमांड में थे, और हीरे जवाहरात लेकर के आते थे। अच्छा। और इनके सेफ कस्टडी के लिए उस सराय में बाकायदा बंदोबस्त था। स्ट्रॉन्ग रूम हुआ करते थे जिसके अंदर ये सामान ठीक से रख दिया जाए और इस सामान की हिफाजत हो और स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन मौजूद हो। जो आजकल के 5 सितारा या 7 सितारा। और खाने के लिए भी ये डिस्क्रिप्शन है कि उनके लिए खास खाना तैयार होता था। अच्छा। और एक कमरा नहीं, उनके लिए 3-3 कमरों के स्वीट हुआ करते थे आपस में जुड़े हुए, जिससे कि एक में अपना सामान रखें, एक में आराम से रहें। तो बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस तरह का हमारे पास कि ऐसी बड़ी सराय भी हुआ करती थी। दिल्ली में कहा जाता है कि 100-150 सराय थी एक वक्त पर। दिल्ली शहर में तो नहीं है 100-150, लेकिन दिल्ली के आसपास जरूर काफी सराय रही होंगी, क्योंकि दिल्ली में ही 7-8 सराय स्ट्रक्चर्स आज भी इंटैक्ट हैं। मतलब कुछ बहुत अच्छी हालत में है, कुछ थोड़े से खराब हो गए हैं, लेकिन करीब करीब 8 स्ट्रक्चर जो हैं वो अभी मुझे देखने को मिले दिल्ली में। ये बादली करके एक गांव है। जी जी। बादली में आज 2 गेट्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये एक सराय थी, बड़ी सराय थी, और 1857 के गदर में जो रिबल्स थे उन्होंने इसके अंदर पनाह ले ली थी और बाद में अंग्रेजों ने इसको तोप से उड़ा दिया था। तो उसके गेट बचे, बाकी स्ट्रक्चर उसका खत्म हो गया। तो इस तरह के हमारे पास काफी डिस्क्रिप्शन है। सड़कों के नाम देखते हैं जैसे सराय काले खां या फिर यूसुफ सराय, वो अब एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन वहाँ सराय है। यूपी को लेकर ये स्टडी की थी जी। और ये पता चला कि यूपी में करीब करीब 300 सराय के नाम पर या तो छोटे कस्बे हैं या मझोले किस्म के शहर हैं। तो जाहिर है कि वहां किसी न किसी तरह की सराय रही होगी। हो सकता है कि बहुत बड़ी सराय ना हो, 50 कमरों की सराय हो, 40 कमरों की सराय हो, क्योंकि जरूरत के हिसाब से सराय के साइज में परिवर्तन होता रहता था। अगर बहुत ज्यादा ट्रेवलर्स गुजर रहे हैं तो 100 कमरों की सराय है। जैसे मथुरा के पास एक सराय है, वो 230 कमरों की सराय है। अच्छा, इतनी बड़ी? इतनी बड़ी। इससे लगता है कि उस पर ट्रैफिक काफी थी और वो एक हॉल्टिंग स्टेशन था और वहां बहुत सारे ट्रेवलर्स रुकते थे। औरंगजेब की बनवाई हुई सराय है। तो
इतनी बड़ी सराय भी देखने को मिलती है, लेकिन छोटी मझोली सराय, और उन सरायों के खत्म हो जाने के बाद नाम उनका उन शहरों के साथ जुड़ गया। आपके ऐसे बहुत से प्रशंसक हैं जो आपकी वर्क को एडमायर करते हैं, उन्हीं से जरा सुनते हैं उनकी राय क्या है आपके बारे में। नमस्कार। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। माई एसोसिएशन विथ यू हैज बिन ऑलमोस्ट 12 years old, and it's, you know, a never ending relationship, never ending process, what I can call. And you know, I have known you since I joined the Indira Gandhi National Open University in 2008 during my research program as the research and teaching assistant in Indira Gandhi National Open University. And it was you who always used to encourage and motivate the youth, young students like us, to move forward, you know, prove our potential, and, you know, work hard in not only academics but also the co-curriculars. I have learned so much from you, sir. And you know, the way, the knowledge you had, and even you have today as well, when we hear you for your various talk shows and your sessions, the kind of you know, knowledge you have in the various fields and subjects, it is absolutely par excellence. आपने बताया कि कैसे तुर्कों के साथ सराय हिंदुस्तान में आई, तो क्या जो डोम स्ट्रक्चर है वो भी उनके साथ ही आई थी? डोमिकल स्ट्रक्चर भी तुर्कों के साथ ही हिंदुस्तान में आया, क्योंकि खास तरह से एक खास टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आई जिसको आर्किवेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ। और इसमें दो चीजों की बड़ी अहमियत थी जी। एक तो हम डोम बनाने के लिए या आर्च बनाने के लिए खास तरह का मसाला चाहिए जी, क्योंकि डोम की जो एलिमेंट्स हैं, ईंटें और पत्थर हैं, अगर वो खास तरह के मसाले से जोड़े न जाएं और उनके गिरने की गुंजाइश हो तो आर्च नहीं खड़ा हो सकता। हाँ। और डोम नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल। ये मसाला हिंदुस्तान में तुर्कों के साथ आया और चूने का मसाला कहलाता है जी। और चूने के मसाले ने हिंदुस्तान में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में एक रिवोल्यूशन पैदा कर दिया, क्योंकि चूने के मसाले के साथ बिल्डिंग्स के जो एलिमेंट्स हैं, ईंटें हैं, पत्थर हैं, जिससे भी बिल्डिंग बन रही है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, उसके आपस में बहुत मजबूती से जुड़ने की गुंजाइश पैदा हो गई जी। चूने का मसाला एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है कि वो किसी की इजाद नहीं थी, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। रोमन एम्पायर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। वो लोग अपने किले बनाते थे और किले की दीवारों को मोटा करने के लिए एक तरह की केसिंग बनाते थे जी। एक साइड में पत्थर की दीवार खड़ी की और थोड़ी दूर पे दूसरी पत्थर की दीवार खड़ी की और बीच के हिस्से में वो मलबा भर देते थे जी। ये मलबा असल में लाइमस्टोन होता था। और 100-150 बरस के बाद पता चला कि बाहर की केसिंग गिर गई। हाँ। और ये मलबा इतना मजबूत है कि उनको छेनी हथौड़ी लेकर के अगर इसे हटाना हो तो काटना पड़ा। प्रोफेसर साहब, इतनी सारी हमने आपसे बात की सराय के बारे में, आपकी गांधीयन फिलॉसफी के बारे में। वक्त लगता है जैसे थोड़ा कम है, लेकिन इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम। अंटिल नेक्स्ट टाइम देन, गुड बाय।